इंग्लैंड और पूरे संसार ने बोरिस जॉनसन को देखा, वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन को देखा। हालांकि अभी अभी हमने इजराइल में भी देखा कि बेनेट ने कैसे बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को बदला। और इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं हालिया ईरान के राष्ट्रपति चुनाव को। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुआ 18 जून 2021 को, और 19 जून 2021 को यहाँ पर सत्ता परिवर्तन का एक रिजल्ट, एक परिणाम आया। और यहाँ पे जो मौजूदा राष्ट्रपति थे हसन रूहानी, उनका सत्ता परिवर्तन कर दिया गया इब्राहिम रईसी के द्वारा मतदान में। और ये इब्राहिम रईसी जो है ये अगस्त 2021 से, अर्थात इस वर्ष के अगस्त से अगले 4 साल तक के लिए वहां के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अब मैं इसी ईरान के राष्ट्रपति चुनाव को आधार में रखते हुए और ईरान में आए बदलाव और होने वाले बदलाव और उसका हमारे संसार, हमारे भारत पे क्या असर पड़ेगा, इसके लिए मैं बात करूंगा। आतंक समाचार बात करेगा ईरान से जुड़े एक बहुत बड़े धार्मिक नेता सैयद काजिम सबीर साहब से। मैं सबसे पहले इनका स्वागत करता हूं। नमस्कार साहब। और सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप इस ईरान के राष्ट्रपति चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, एक तो सबसे अहम ये है कि जो ये चुनाव है, ये इलेक्शन है, और इसमें जो है वो जनता की राय को, आवाम की राय को बहुत अहमियत दी जाती है सारी दुनिया में। तो पहला तो पॉइंट ये है कि डिक्टेटरशिप नहीं है, बादशाहत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन में ये चुनाव हुआ है, इलेक्शन में इनको चुना गया है। अब वहाँ की जनता जो है, ख़ास करके ईरान की, अमेरिका के जुल्म को शुरू से देख रही है। शाह के ज़माने से किस तरह अमेरिका ईरान को, ईरान की एसेट्स को, प्रॉपर्टी को अपने ज़ाती काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो अमेरिका और इजराइल और इंग्लैंड, हिंदुस्तान के साथ भी कर चुका है आज़ादी के ज़माने से आज तक, और सारी दुनिया में ये कर रहा है। तो अब आपने जो बात कही कि आप किस अंदाज से देखते हैं, तो हम और आप देखें, अमेरिका के व्यू से, अमेरिका के चश्मे से नहीं देखें, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरब में जहाँ पे किनशिप है, आज तक इलेक्शन की बात नहीं कर रहा है। इजराइल आज तक इलेक्शन की बात नहीं कर रहा है, नहीं, और बात कर रहा है ईरान में इलेक्शन। मेरा यहाँ पे सीधा सवाल आपसे है। मैं आपसे अर्थात ईरान के नजर से देखना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है ये ईरान के लिए कैसा रहा। ये ईरान का ये चुनाव इसलिए बहुत अच्छा है, वहाँ के आवाम के लिए भी रहेगा, विश्व के लिए भी रहेगा, कि जो लोग वहाँ पे रूल कर रहे हैं वो इस हद तक ईमानदार और इंसान लोग हैं कि जिन्होंने साफ कह दिया हम एटम बम नहीं बनाएंगे, जबकि बना सकते हैं। यानी उनको इंसानी खून से इतनी हमदर्दी है, इंसानियत से इतनी हमदर्दी है कि हम परेशान होंगे लेकिन दूसरे को नहीं मारेंगे बिला वजह या अनह्यूमन वेपन से। और नहीं बनाया, सद्दाम हुसैन ने इस्तेमाल किया, सारी दुनिया चुप रही, लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी मरहूम ने नहीं बनाने दिया, इस्तेमाल नहीं करने दिया। ये उसी विचारधारा के लोग हैं। अच्छा, ये उसी विचारधारा के लोग हैं। ये लोग जुल्म नहीं करेंगे, और जुल्म करेंगे तो सत्ता जो है, आवाम जो है उनके खिलाफ खड़ी होगी। और खुद उनके ऊपर इतने पढ़े लिखे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, और शिया धर्म से जुड़े हैं, जिनके लिए बुनियाद है हजरत अली अलैहिस्सलाम, मोहम्मद और उनके खानदान के लोग। हमको किसी बादशाह से मतलब नहीं है, मोहम्मद और उनके खानदान, अहले बैत, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानदान के, इन्होंने, ये उनसे जुड़े लोग हैं और कभी भी जुल्म नहीं होने देंगे, नहीं होने दिया है। मेरा यहाँ पे सीधा सवाल ये था कि मैं एक कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ ईरान का किसी देश से, मैं ईरान का ईरान से कंपैरिजन कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं हसन रूहानी का इब्राहिम रईसी से कंपैरिजन कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी नजर में, ईरान की नजर में हसन रूहानी बेहतर थे या फिर इब्राहिम रईसी जो है अभी के वहां के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जज हैं, वो बेहतर होंगे जब वो राष्ट्रपति बनेंगे? इन दोनों में बेहतर कौन? इस वक्त दोनों में भी, जैसे आपने कहा कि ईरान का दूसरे से कॉम्परेटिव स्टडी नहीं है, तो यहाँ पे इनका भी इनसे कॉम्परेटिव स्टडी नहीं है। उन्होंने, हसन रूहानी ने बहुत ही लिबरल अंदाज से चलाया है, और जो जरूरत थी वक्त की उसे पूरा किया है। इनके साथ इब्राहिम रईसी साहब के साथ सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने 1980 से लेकर आज तक करप्शन बर्दाश्त नहीं किया, और इनको आइकॉन माना जाता है करप्शन से लड़ने की। तो इन्होंने खुद कहा कि ये जरूरत, ये आवाम की जो मांग है वो बुरी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कुछ लोग करप्ट हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होती है, हम उसको दूर करेंगे। अभी इनको अब जब तक के जुडिशरी के चीफ थे
और 1980s से अभी तक इन्होंने करप्शन बर्दाश्त नहीं किया। इनको 2 महीने का मौका दे के देखा जाए कि वाकई अब प्रेसिडेंट बनने के बाद, होल एंड सोल बनने के बाद, इनके ऊपर एक आगा खामनाई रह जाते हैं, आयतुल्लाह खामेनेई, जिनका से हर इंपॉर्टेंट मैटर में है। लेकिन दोनों का नजरिया करीब करीब इस सिलसिले में एक है। हमारा ये कहना है कि अब इनको 2 महीने का मौका दिया जाए, और जो इनका पास्ट है वो देख के लग रहा है कि ये करप्शन को फौरन दूर करेंगे, जो बात जगह करप्शन फैला हुआ है। क्योंकि पास्ट एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर जो लोग इलेक्शन से पहले ईमानदार थे, करीब करीब बाद में ईमान, लेकिन जो इलेक्शन से पहले तड़ीपार था, इलेक्शन से पहले कत्ल करा चुका है, लूट मचा चुका है, वो आदमी सही नहीं होने वाला है। 99.99% तो मेरा ये कहना है कि आप जो है ये रईसी साहब का समर्थन करते हैं, ना कि आप हसन रूहानी का समर्थन करते हैं। मतलब आप इस परिवर्तन से खुश हैं? जहां तक बात है, हम समर्थन करते हैं। देखिए, एज ए प्रेसिडेंट तो ये एक मुल्क के प्रेसिडेंट हो गए, और हम अपने लॉ ऑफ लैंड के लिहाज से हर अच्छे आदमी का समर्थन करेंगे। हमें इस बार जिस चीज का समर्थन है वो ये है आयतुल्लाह खामेनेई का। किनका? जो हमारे धर्म गुरु हैं, जिसको हमारा संविधान भी इजाजत देता है कि धर्म गुरु कहीं का भी हो, जैसे हिंदुस्तान के बाहर अब लोग रहते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड में, अफ्रीका में, और हिंदू है, धर्म गुरु के यहाँ को फॉलो करते हैं, है कि नहीं? तो धर्म गुरु हमारे आयतुल्लाह खामेनेई है, ठीक है। और आयतुल्लाह खामेनेई ने अभी तक जुल्म नहीं होने दिया है। इस पे हम ओपन डिबेट कर सकते हैं एज ए इंसान। देखिए, कोई दुनिया में मासूम नहीं है। 99.9% केसेस बहुत मोहताज। अगर गलत होगा तो ये हम सपोर्ट उनका करते हैं, नहीं, बाकी आने जाने वाले लोग हैं। आप मेरा ये सीधा एक लाइन का आप जवाब दीजिए कि आप हसन रूहानी से ऊपर इब्राहिम रईसी को रखते हैं, क्योंकि वहां पे जनता ने वोट किया है। जनता किसी एक तरफ वोट करेगी तभी सरकार बनेगी। हसन रूहानी तो 8 साल पूरा टर्म पूरा करे, तो तरीका बना हुआ है कि आप अपना टर्म, अगर ये खड़े होते और दोनों खड़े होते, दोनों में मुकाबला होता। मुकाबला तो दोनों में हुआ नहीं। वो अपना टर्म पूरा करके गए, ये अपना टर्म पूरा करके जाएंगे। 8-8 साल सब टर्म पूरा करके वहां जा रहे हैं। उन्होंने इतना ये कि उनके समर्थक तो वहां पे नहीं जीते ना। और यहाँ पे इल्जाम लगे हैं, आपके जो सुप्रीम लीडर है अली हुसैन खमैनी, इन पे इल्जाम लगे हैं कि इन्होंने अपने जो गार्जियन, जो इनकी वो क्या कहते हैं, जिसके आधार पे ये गार्जियन काउंसिल, जिसके आधार पे ये सारा कुछ करते हैं, वहां पे इन्होंने हसन रूहानी के पक्ष में उनके समर्थित जितने भी उम्मीदवार थे, उनका लगभग 100 का कैंडिडेचर रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि इन्हें इब्राहिम रईसी को राष्ट्रपति बनवाना। नहीं, ऐसा तो हमारे यहाँ भी है, सारी दुनिया में है। मिनिमम क्वालिफिकेशन कोई ना कोई इलेक्शन का तो होना चाहिए। अब जो आदमी बड़े बड़े जुर्म में मुलव्विस है और जुर्म साबित है, वो तो यहाँ पे भी रद्द हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। वहां पे जो उनका क्राइटेरिया बना हुआ, इल्जाम तो अमेरिका लगाएगा, इसी का अमेरिका ऐसे ही आदमी को लेके आएगा कि जो उनको पेट्रोल अमेरिका को फ्री में बेच दे। मीडिया 90% केसेस में अमेरिका से, जैसे TV9 कह रहा है, कसाई को सौंप दिया गया ईरान। अभी कैसे आप कसाई कह रहे हैं उससे? उसने कौन सा, अगर उन्होंने कुछ बेईमानों को अगर फांसी पे चढ़ाया तो कसाई कैसे हो जाएगा? अगर यहाँ भी सही रूल हो जाए तो कितने लोग फांसी पे चढ़ जाएंगे जो कत्लेआम किए हुए हैं। देखिए, मसला ये नहीं है, सिर्फ एक चीज है, इल्जाम लगना है। इल्जाम तो सब पे लगता रहता है। इल्जाम तो मेरे ऊपर 48 FIR है, क्या हम डकैती करते हैं, क्या हम लूट किया है, हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमारे लिए एक फेसबुक साइट बना है जो कहता है सैयद मोहम्मद कासिम गुंडा है, जिसकी गुंडागर्दी हमने छोड़ा दी, जनता ने छोड़ा दी। यहाँ की शिया जनता ने जिसको भगा दिया, जो जमीन बेचने आ रहा था, वो हमको गुंडा कह रहा है। आप जिसकी गुंडागर्दी छुड़ाइएगा आपको गुंडा कहेगा। अमेरिका की गुंडागर्दी पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरी दुनिया में। इन लोगों ने अमेरिका की दाल नहीं गलने दी, क्योंकि शाह के बारे में BBC की रिपोर्ट आई, प्लेयर पे आज भी, कि 5th लार्जेस्ट आर्मी ऑन द अर्थ शाह की थी, और वो जुल्म करता था, वहां का पेट्रोल अमेरिका को देता था, अमेरिका से लोग अय्याशी करने आते थे। अब बताइए, कोई किसी की लड़की को उठा के अमेरिका ले जाएगा तो मुकदमा चलेगा तो फांसी नहीं पड़ेगी उसको? इनको, या जिन लोगों ने लूट के पैसा भेज दिया अमेरिका में करोड़ डॉलर फ्रीज है। इंग्लैंड का जो सेंट्रल लंदन है, उसमें $46 ट्रिलियन का इंडिया का लूटा हुआ माल है, 46 ट्रिलियन पाउंड का। यहाँ की एक इकोनॉमिस्ट, इंडियन इकोनॉमिस्ट, नाम हमारे दिमाग में नहीं, अभी कुछ दिन पहले हम इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ रहे थे। ये लूट का माल से लंदन चमक रहा है। जिन लोगों ने ये लूट का माल यहाँ से भिजवाया या साथ दिया, उसको फांसी पड़ेगी देशद्रोह में। सिर्फ देशद्रोह ये नहीं है कि किसी आप मिनिस्टर को जो है वो एतराज करिए तो देशद्रोही हो गए। देशद्रोह वो है जो मुल्क का, जो जनता का माल, जनता के खून पसीने का माल मुल्क के बाहर भेज दे। वैसे ही ईरान में जनता का माल शाह, आप जानते हैं शाह की जो ताजपोशी हुई थी, जो ताज होता है बड़ा, जो बादशाह रखता है, वो दुनिया की सबसे महंगी ताजपोशी थी। सबसे प्लास्टिक टेंट बना था शिराज में, करोड़ों अरबों रुपए का 2 दिन के अंदर में। जनता के पैसे को अय्याशी में खर्चा किया जा रहा है।
हसन ये इब्राहिम रईसी ने उस जमाने में आयतुल्लाह खुमैनी के कहने के ऊपर उन सब पे मुकदमा चलाया, ओपन कोर्ट पे, लाइव कोर्ट पे मुकदमा चलाया। और जो मुल्क का पैसा बाहर भेजने में से, जो हमारे यहाँ भी होना चाहिए, हमारे मुल्क का पैसा जिसने बाहर भेजा है उनको फांसी नहीं पड़ेगी तो मुल्क गरीब था गरीब रह जाएगा, हमारा ये कहना। अब अमेरिका कह ही रहा है, अब अमेरिका को ईरान से फायदा था, वो फायदा बंद हो गया, वो उनको उल्टा कह रहा है। जैसे बहुत से भूमाफिया को फायदा हो रहा था, मेरी वजह से जमीन नहीं बिक रही है, वो हमको उल्टा कह रहा है। हमको अब समझने में कोई देर नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर डकैती से लेकर चोरी से लेकर हर चार्ज है, ऐसे ही हर बेईमान चार्ज लगाता है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि जो 100 लोगों का या फिर उससे ज्यादा लोगों का जो कैंडिडेचर रद्द हुआ वो एक प्रोसेस के तहत हुआ, और ये जो नए वाले जो राष्ट्रपति हैं ये ईरान के लिए बेनिफिशियल है, शिया मुस्लिम के लिए बेनिफिशियल है, और ये एक पैट्रियोटिक नेता है, जो आपका कहना है, जैसा मैंने समझा है आपकी बातों से। अब एक ईरान और से मुस्लिम नहीं, सारे वो लोग दुनिया में कि जो लोग जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, चाहे मेरे हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों, चाहे वो ईसाई और जो भी मत, जो लोग जुल्म के खिलाफ, अमेरिका की ट्रेनी जुल्म, इजराइल के जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, उनके लिए ये लोग नेता हैं। जो हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ लोग हैं, ईरान में भी हैं, यूरोप में भी है, जो अमेरिका के जुल्म के, आज अमेरिका पे आ जाइए, एक चैनल देखते रहते हैं कैसे ट्रम्प के जुल्म, जो बाइडन ने एक्सेप्ट किया, न्यूज फीड पे हमने खुद पढ़ा है, नेक्सस न्यूज फीड पे जो बाइडन ने एक्सेप्ट किया भी कि हम लोगों ने यूएनओ के सैंक्शन के खिलाफ भी, यूएनओ के मना करने के खिलाफ भी सऊदी अरब को हथियार बेचा, जो हथियार यमन में खर्च हुआ, और यमन में सबसे बड़ी जो कैटास्ट्रॉफी, ईश्वर ना करे दोबारा हमारे यहाँ या पूरी दुनिया में वायरस आए और कोरोना वायरस से कोई मरे, कोरोना वायरस से कोई तकलीफ, हम खुद तकलीफ झेल चुके हैं, हम जानते हैं, अल्लाह ना करे, ईश्वर ना करे किसी को तकलीफ हो, लेकिन यकीन जान लीजिए पूरे यमन में जो कैटास्ट्रॉफी है मोहित जी, वो कैटास्ट्रॉफी जो है वो कोरोना वायरस से बड़ी कैटास्ट्रॉफी है। लेकिन आज तक कोई बोल रहा है इसे कि अमेरिका उसमें पड़ा हुआ है, सब अमेरिका के गुलाम है। देखिए मरता क्या, जब तक कि हम पे ना पड़े उस वक्त तक जो है वो मुसीबत नहीं है। यही बात हम बहुत से अपने मुसलमान भाइयों कहते हैं, जब इमाम हुसैन मारे जा रहे थे तो यजीद के खिलाफ कोई ना बोला, लेकिन जब यजीद ने घुस के लोगों को फिर मारा, दूसरे लोगों को मक्के मदीने में घुस के यजीद ने मारा है, तब लोग बोलने लगे यजीद जालिम है। अपने पे पड़ती है तभी जालिम होता है इंसान, और जब दूसरे पे पड़ती, ये एक बहुत ही यानी एक उसूली जुमला है जिसको आप भी, आपसे हमारी बातें होती रहती हैं, आप भी महसूस करते हैं, जब तक कि अपने पे नहीं पड़ती है उस वक्त तक इंसान, बहुत कम लोग हैं जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। ये आप भी फील कर सकते हैं। ये पूरा एक टॉपिक है जिसको वर्ल्ड हिस्ट्री से बीसी से लेके एडी तक देखा जा सकता है, हर रिलीजन की हिस्ट्री में देखा जा सकता है। ठीक है, इसलिए हमारा ये कहना है। जी फरमाइए। ठीक है, अब मेरा जो अगला सवाल है ये है कि पिछले बार ईरान में 73% वोटिंग हुई, इस बार ईरान का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 48% के आसपास है। ये इसलिए हुआ, ये वहाँ की मीडिया रिपोर्ट या अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट को अगर हम पढ़ें तो ये इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ की जो जनता थी वो कोरोना के कारण वोटिंग कम नहीं गई, जब बल्कि वहाँ की जो जनता थी वो इसलिए दुखी थी क्योंकि वहाँ पे उन्हें लग रहा था कि ये जो पूरा जो राष्ट्रपति चुनाव है ये कहीं ना कहीं पहले से फिक्स है, जिसके कारण से उन लोगों ने इसके प्रति ज्यादा वो नहीं दिखाई। पिछले साल 58% था, जो हमने कल भी देखा है, 2 रिपोर्ट है, 58% था, इस साल 49% है। कोरोना का असर तो वर्ल्ड वाइड है, हर जगह है भाई। देखिए ना, कोरोना का असर, वहां तो इलेक्शन है, यहाँ कोरोना का असर ये है कि बेटा बाप को छोड़ के भाग जाता है हॉस्पिटल में, कोरोना मालूम हो जाए तो। महल्ले वाला जो रोज हमारे आपके यहाँ चाय पीता है, ठीक है, वो हमारा हम कोरोना पीड़ित हुए, हमको हमारी जनता जो मेरे साथ थी उठा के ले गई हॉस्पिटल, और जानते हुए कि हमारा इन्फेक्शन, बेटा तो अलग बात है ना, बेटा तो बेटा होता है, इन्फेक्शन जानती है कि इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी जनता हमसे लगी रही और भागी नहीं। वहां तो चलिए हम उनके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, ईश्वर उनको तरक्की दे, सब कुछ है। लेकिन देखिए कोरोना ऐसी चीज है जिसे सारी दुनिया में देखा, लोग छोड़ के जा रहे हैं, माँ बाप बीवी बेटे को छोड़ के जा, बीवी बेटे को, शौहर को, शौहर बीवी को, बाप बेटे को, भाई भाई को। जब इतना बड़ा असर यहाँ पे है, हर जगह है, तो इलेक्शन हर जगह लोग बुरे अच्छे हैं, वहां उन लोगों ने नहीं दिया होगा वोट, ये हो सकता है। लेकिन आप एज ए होल देखिए कि जिस तरह से 2008 में ये इसकी रिपोर्ट है, क्या नाम है, आउटलुक की यहाँ रिपोर्ट है जो हम पढ़ रहे थे, कि पहला जो बगावत हुई, बगावत करवाई गई कुछ लोगों के जरिए, उस दिन फ्रांस का $400 मिलियन खर्चा हुआ। आउटलुक की रिपोर्ट है जो फ्रांस 24 के जरिए से लोगों ने ली थी। तो जहां अमेरिका का इतना बड़ा एसेट खर्चा हो रहा हो, वो तो पैसा लेके उनको मिला सकते थे खिलाफ दिलवाने वोट। ठीक है, तो अब मेरा अगला सवाल है, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा अभी बदली और छटेगी, क्योंकि इतना ज्यादा अमेरिका का दबाव है दुनिया में, इतना ज्यादा इजराइल का दबाव है, ज़ायोनिस्ट का दबाव है,
इसको हम अपनी आंख से देख रहे हैं कि कितना बड़ा उसने आज तक, हमने बार बार यही बात, आज तक एटम बम की माफी जो बाइडेन ने भी मांगी, जब तक कि ये नहीं, ये खुद कहते हैं जब कुछ होता है कहते हैं वी हैव आवर वेस्टेड इंटरेस्ट, वी हैव आवर इंटरेस्ट। ये अमेरिका अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, जो भी अपने इंटरेस्ट, इंसानियत के इंटरेस्ट के लिए काम करोगे हम साथ हैं, चाहे वो ईरान हो, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान तो हमारा मुल्क है, अफ्रीका हो, बांग्लादेश हो, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन कोई सिर्फ अपने लिए काम करेगा कि जैसे ऑक्सफैम से अमेरिका ने कहा सब अपने बीज की कीमत पर घटाएं, हम अपने बीज की कीमत नहीं घटाएंगे, कोई बात हुई? आप अलग से कोई बन के आए हैं, ईश्वर ने आपको मंगल ग्रह से भेजा है कि आप अपने बीज की कीमत नहीं घटाइएगा, सारी दुनिया सीट की कीमत घटा देगी, ये गलत है, ये इंसानियत नहीं है। हम इसलिए रिश्तेदार हैं, हम इसलिए आपका हमारा खून एक है। हजरत अली ने खुद जब मालिक अश्तर को एक उनके गवर्नर के बना के उनका गवर्नर बना के भेजा है मिस्र का, कहा कि तुम्हारे दो भाई हैं वहां, एक तुम्हारे खून में भाई है, ब्लड में, और एक तुम्हारे अकीदे में, यानी आइडियाज में। हर जगह तो एक आइडियाज का दोस्त होता है या खून का। खून में जो भाई हैं यानी ईसाई, हिंदू, गैर मुस्लिम, उन तक पहले पहुंचो, है कि नहीं? और जो अकीदे के भाई उन तक पहले उनको हक दो कि जो लोग तुम्हारे खून में, अगर हमारा खून वो है, उनका खुद ही हजरत अली ने कहा। लेकिन अफसोस देखिए, एक बात आप जो कल भी परसों कहीं टॉपिक लगाया था, ये चीज जिन लोगों ने मोहम्मद और उनकी प्रोजेनी से मजहब लिया वो कभी टेररिस्ट नहीं हुए, और जिन लोगों ने उनको छोड़ के लिया है उन्होंने दंगा फैलाया, हम मानते हैं। लेकिन इसमें हमारा दुनिया से सिर्फ एक बात, फिर आप दुनिया से सिर्फ इंसाफ करें, तो देखिए हमारा सिर्फ ये जो इस्लामिक टेररिज्म नहीं कहें, इस्लामिक देखिए, जैसे हिंदू आज राम मंदिर की जमीन बेच के इतना महंगा खा गए, हम हिंदू करप्शन नहीं कह रहे हैं, हम एक करप्शन कह रहे हैं, हिंदू करप्शन नहीं कहेंगे, उसी तरह इस्लामिक टेररिज्म नहीं कहेंगे। ठीक है, ये आप करप्शन टेररिज्म है। बिल्कुल। अब यहाँ पे मेरा अगला सवाल ये है कि हसन रूहानी जो थे वो जैसे आप काला पहने हुए हैं ऊपर, उसी तरीके से हसन रूहानी जो थे ये व्हाइट कलर का पहनते, और ये जो इब्राहिम रईसी है ये आपकी तरह से काला पहनते। इस दोनों में अंतर क्या है, आप जनता को समझाएंगे व्हाइट और ब्लैक? ये तो बहुत ही, ये हमारे यहाँ शिया समुदाय में ये क्लियर अंतर है, और ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो लोग मोहम्मद साहब के प्रोजेनी हैं, उनकी औलाद हैं सैयद, यानी वो काला पहनते हैं, और जो मोहम्मद साहब की औलाद नहीं है वो सफेद पहनते हैं। तो ये एक चीज है, जैसे जो काला वो पहनते हैं जो मोहम्मद साहब की, हजरत मोहम्मद साहब की के औलाद में है, जिसको आप सैयद लिखते हैं, और सफेद वो पहनते हैं जो सैयद नहीं है। ये इसमें कोई बहुत बड़ा, ये सिर्फ डिफरेंस एक जगह आके होता है कि नमाज पढ़ाने के मामले में, कि दोनों बराबर अगर हो जाए, दो आदमी नमाज पढ़ाने वाला बिल्कुल बराबर हो जाए, बिल्कुल बराबर, तो जो सैयद होता है उसको आगे बढ़ा देते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कि हम चोरी करेंगे तो हमको 2 हाथ पड़ेगा, वो चोरी करेगा उसको 20 हाथ पड़े, ऐसा नहीं। नहीं, मुजरिम है चाहे मैं धार्मिक लिहाज से पूछ रहा था। दोनों सिया हैं, एक व्हाइट वाले एक ब्लैक वाले व्हाइट वाले से ऊपर है। नहीं, ऊपर एक ही जगह पे हैं। नमाज पढ़ाने के मामले में अगर 2 और एक सफेद वाला बराबर हो जाए और नमाज पढ़ाना है अभी यहाँ पे, ठीक है ना, जो इमाम होते हैं, तो किसको आगे बढ़ाएंगे? तो ब्लैक वाले को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि दोनों बराबर, अगर दोनों बराबर नहीं है, सफेद वाला थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है तो ब्लैक वाला पीछे रहेगा, सफेद वाला। इसे इसमें कोई ये धार्मिक एक, इसमें कोई पॉलिटिकल या कोई और सोशल मामला नहीं है। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल है कि आप जिसको अपना सबसे कट्टर दुश्मन मानते हैं, आप नहीं, ईरान, ये आप, अगर हम ईरान के ओवरऑल पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे तो जो उसका सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन है वो सऊदी अरब। 2016 में, वर्ष 2016 में ईरान के एक बहुत बड़े धार्मिक नेता को सऊदी अरब ने शक के आधार पे कि वो कहीं गुप्तचर हो, इसके कारण से सऊदी अरब ने उसे मार दिया था, फांसी दे दिया था, जिसके बाद ईरान और सऊदी अरब के बीच में राजनयिक संबंध खत्म हो गए थे। और पिछले 5 साल से 2016 से लेकर 2021 अभी तक राजनयिक संबंध नहीं है, कोई राजदूत नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन इन्होंने जो अभी रईसी साहब जो अगस्त में बनेंगे राष्ट्रपति, इन्होंने घोषणा किया है कि अब से ईरान का सऊदी अरब में राजदूत होगा। इधर से तेहरान की तरफ से यह बात कह दी गई है, अब सऊदी अरब की तरफ से, रियाद की तरफ से ये बात आनी बाकी है। तो आप जहां पर कह रहे थे कि हसन रूहानी और रईसी में, रईसी जो है ये ज्यादा ईरान के लिए बेनिफिशियल है, यहाँ पे ये बात आती है कि आपके सबसे कट्टर दुश्मन जिस
सऊदी अरब ने ईरान के एक बहुत बड़े धार्मिक नेता को मार दिया, आप उसके साथ फिर से वार्ता करने जा रहे हैं, आप अपने राजदूत और राजनयिक संबंध बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट की बात नहीं आती है, धर्म और कट्टरता से ज्यादा ये प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं आती। देखिए, एक चीज तो बहुत अहम है, वेट एंड वॉच, ठीक है, लेकिन उसके पहले में एक बात कहें कि जब राजनीतिक संबंध बिगड़ने की बात थी तो आपको याद होगा कि 1986 या 87 में मक्के में गोली चली थी हाजी के ऊपर, इसमें 440 ईरानी मारे गए थे। 440 ईरानी मक्के में हज के जमाने में एक प्रोटेस्ट में सऊदी अरब के जरिए मारे गए, वो सब ईरानी थे करीब करीब, ठीक है। ये जो आयतुल्लाह नेमर ये ईरानी नहीं है, ये शिया हैं, बहुत बड़े आलिम थे, सऊदी के जुल्म के खिलाफ बोलते थे, ये सऊदी थे, ये ईरानी नहीं थे। लेकिन मसला ईरान और सऊदी अरब का नहीं है, मसला एक फिलहाल जुल्म और मजलूम, जालिम और मजलूम का एक बात। दूसरी बात अहम ये है कि जब उस वक्त गोली चली थी और 440 ईरानी मक्के में मारे गए थे, उसके बाद भी राजनीतिक संबंध बिगड़े थे, फिर ठीक हो गए, कुछ दिन तक राजदूत रहा, फिर उसके बाद बिगड़े, फिर तो कुछ चीजें देख रहे हैं जो 4-5-10 साल के बाद ठीक हो जाती है, जैसे हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हुई, हंगामा हुआ, फिर राजनीतिक संबंध बिगड़ गए, फिर सही हुए। एक मौका दिया जाता है कि चलो एक आदमी जो आ रहा है, बहुत सी उससे मैसेजेस लिबरल आ चुके हैं, पहले उसने मैसेजेस लिबरल भेजे हैं, सऊदी अरब के लिबरल मैसेजेस भेजे हैं। अब इनका क्या अभी चलेगी पॉलिसी, इनके आने के बाद इस पर फिर गुफ्तगू होगी और इसका दोनों का क्या असर ग्लोबल पॉलिटिक्स पे होगा वो तो होगा, लेकिन हम बुनियादी चीजें बताते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सी लड़ाइयां होती हैं, फिर बाद में हालात कुछ बेहतर हो जाते हैं, फिर बात बिगड़ती है, फिर होते हैं। हम अपने हिंदुस्तान के साथ और पड़ोसी मुल्कों के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ देखें, चीन ने क्या नहीं किया, क्या नहीं कर रहा है चीन, उसके बाद भी आवाज हमारी हल्की चीन के मुकाबले में रहती है। पाकिस्तान का नाम लेते हैं, चीन का नाम क्यों नहीं लेते हैं, ये गलत है। इसे को नाम चीन, यहाँ चीन का, यहाँ नामचीन का नाम नहीं लेते हैं, यहाँ तो ये हमने नामचीन का नाम लिया तो हमारा जो हाल की हालत हुई, वो हालत हुई कि हम क्या बताएं कि क्या क्या नहीं बदतमीजी। तो ये बात देखिए, ये लिबरल हो इंसान। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है तुम आजाद हो, किसी के गुलाम ना बनो। गांधी जी ने, देखिए हम इस बार गांधी जी की किताब रखी हुई है यहाँ के ऊपर, जो उन्होंने गीता का इंटरप्रिटेशन किया है गांधी जी ने। गांधी जी यहाँ पे पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, गीता का इंटरप्रिटेशन है, गीता पे कमेंट्री है उनकी। 171 नंबर पेज पे गांधी जी कह रहे हैं, जब कृष्ण जी अर्जुन को जो है वो नसीहत कर रहे हैं और बता रहे हैं तुम क्या करो, वहां पे कहा कि वही इंसान कामयाब है जो अपने जज्बात के ऊपर काबू रखे, ठीक है। और जब तक के जज्बात पर काबू नहीं, और अब वहां पे गांधी जी, महात्मा गांधी, दो ही आदमी का नाम ले रहे हैं कि दो ही आदमी परफेक्ट हुए। देखिए गांधी जी अगर पॉलिटिकल बात करते तो गौतम बुद्ध का नाम लेते, उनके बहुत चाहने वाले, हजरत ईसा का नाम लेते, उनके बहुत चाहने वाले हैं, या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते। सारे मुसलमान का डिफरेंस नहीं है, हजरत अली में भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आके हजरत अली यानी शिया से जुड़े हैं। उन्होंने दो ही नाम लिया, एक राम जी का नाम लिया अपने लिहाज से, उनका जो अकीदा था, उनका जो आइडियाज थे, उनके जो डॉक्ट्रिन थे, प्रिंसिपल्स थे, और एक नाम लेते और हजरत अली। हर वक्त उन्होंने जज्बात को काबू में रखा। और देखिए ये गीता में लिख रहे हैं, पॉलिटिकल बात हम नहीं समझते कभी कह सकते हैं, वो और बहुत पढ़े लिखे आदमी थे हिंदुस्तान। कल भी हमने फेसबुक पे लिखा है, क्या है, शंकर दयाल शर्मा इंटरव्यू लेने हिंदुस्तान टाइम्स का एक आदमी गया, वो लैंटेन में 8 बजे रात में पढ़ रहे थे, और यहाँ वार्ड पार्षद होता है, 1 साल में 4-4 मकान खरीद लेता है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री का अपना मकान नहीं था। देखिए ये हकीकत है। तो नामचीन लोगों का नाम हर आदमी लेने से बदमाशों में डर रहा है। पूरा इंग्लैंड, अंबानी पूरा लंदन का इतना बड़ा होटल खरीद लिया। आज हिंदुस्तान अगर रोकेंगे नहीं तो हिंदुस्तान बेच के पूरा लंदन खरीदेगा, हिंदुस्तान की जनता परेशान रहेगी। हम इसी मिट्टी में बने, इसी में दफन होंगे। इसलिए हम लोग ये आवाज, तो नामचीन लोगों का नाम लेने में लोग घबराते हैं, लेकिन मामला ये है कि ताल्लुकात बनते बिगड़ते रहते हैं। ताल्लुकात बिगड़ेंगे चीन से, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उस तरह से ईरान इराक का मामला देखिए, सत्ता बदली तो ईरान इराक जो 8 साल लड़ा, एक हो रहा है सऊदी अरब ईरान, ये चलता रहेगा। लेकिन वैल्यूज को बेच के नहीं, इश्यूज को बेच के नहीं, इंसान के मफाद को, चाहे वो हिंदू मुसलमान को बेच के हम बात करने वाले नहीं है। लेकिन एक बात जो आपने कही, ये एक बात है कि ये तो अभी ईरान और सऊदी अरब है, नक्शे की एक चीज आज होगा कल नहीं होगा। हमको ना ईरान से मतलब है ना सऊदी अरब से, हमको मतलब है धर्म और हिंदुस्तान का कानून। धर्म में क्या है, हमारे धार्मिक नेता जो गाइड करते हैं हमको हमारे पर्सनल मामलात में, ना के यानी ना के कैपिटल मामलात में। जो हाथ का चोर का हाथ हम नहीं काटेंगे, लेकिन हम चोरी को चोरी कहेंगे और चोरी नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के कानून से हाथ काटना मना है, ना कभी हम सोचेंगे ना इस पर बात करेंगे, ये उनका मामला, वो जाने। हमें सिर्फ जो बात कहनी है आपकी खिदमत में, ये कहनी है यहाँ के ऊपर कि ये सब बात, हम एक धर्म को जानते हैं, हिंदुस्तान के कानून को, संविधान को, लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि जो इख्तलाफ चल रहा है, जिन लोगों ने मोहम्मद साहब की बेटी के घर पे दरवाजा जलाया,
हिंदुस्तान से कोई नहीं गया, अमेरिका से नहीं आया। मोहम्मद साहब के मरने के बाद मोहम्मद साहब जिस घर पे आके खड़े होकर सलाम करते थे, जिस बेटी के लिए खड़े होते थे, हजरत फातिमा के लिए, उनके घर में आग लगा दी, उनके जिस्म पे जलता हुआ दरवाजा गिरा दिया, है कि नहीं? उनकी कब्र आज सऊदी अरब में बड़ा बड़ा महल अरबों डॉलर का बन रहा है, और हजरत फातिमा जहरा की जो कब्र है, ग्रेव है, वो वीरान पड़ी हुई है। इमाम हसन जिसको रसूलुल्लाह जिसके लिए जो है वो मोहब्बत करते थे, उनके बेटों और नवासे थे, उनकी कब्र बर्बाद पड़ी है। हम यहाँ पे कहते हैं गलत है मस्जिद गिराना। अभी भी योगी जी ने मस्जिद गिरा दी, जबकि योगी ने कोर्ट के खिलाफ भी जाके, हिंदुस्तान के कानून को तो माने, बरेली में, लेकिन जब सऊदी अरब में मस्जिद गिराई गई तो लोग हर जगह गलत हो रहा है, बोले एक जगह गलत, अगर एक पे कोई गलत बोलता है तो हम खड़े हो जाते हैं। सीधी बात। हमारा सिर्फ नहीं कहना है कि जिन लोगों ने हजरत फातिमा को रसूल के घर में आज वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं और रजी अल्लाह कह रहे हैं, ये लोग, ये लड़ाई हमारी पुरानी है, ये क़यामत तक चलेगी, और हम जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे और हम लोग मुकाबला करते रहेंगे। हिंदुस्तान में क्या हम नहीं कहते? एक बात आ गई, क्या जब ट्रेन पे किसी से, या हमने देखा है छठ के जमाने में भीड़ रहती है स्टेशन के ऊपर, और टीटी जो टिकट फाड़ के बहुत लोगों का फेंक देता है, और बच्चे परेशान है, क्या बोला टिकट कहाँ है तुम लोग का? हम लोग जाके लड़ते हैं, जानते हुए वहां पे खड़े थे, लड़ लेते हैं कि क्या तुम जुल्म कर रहे हो, बेचारा घर जा रहा है, कहाँ दिल्ली और बॉम्बे से काम करके आ रहा था, तुम घर जाएगा, पर्व मनाएगा, और तुम इससे पैसा खा रहे हो। हम लोग खड़े, देखिए, और हिंदू मुसलमान सब ईमानदार लोग खड़े हो रहे हैं, और नहीं होने में तो पंडित मौलवी भी देखते हैं, वो बादशाह के हाथ में बिका रहता है, वो आप भी जानते, खुद पढ़े लिखे आदमी आप। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ये है कि जो परमाणु समझौता है अमेरिका के साथ ईरान का, इसको आप भविष्य में इनके 4 साल के कार्यकाल, 4 साल के बाद फिर बढ़े, लेकिन फिलहाल के जो 4 साल के कार्यकाल में आप कैसे देखते हैं अमेरिका के साथ राजनीति? देखिए, ये एक इतना बड़ा मैटर है जिसमें से चलेगा तो आयतुल्लाह खामेनेई का जो सबसे बड़े लीडर है वहां पे उनका चलता है, और उनके से को लोग मानते हैं। वो सिर्फ इतना ही है, उन्होंने कहा हम बात करेंगे, कोई चाहेगा तो, लेकिन कभी भी दबाव में बात नहीं करेंगे। लिबरल होकर बात कीजिए, हमको डिक्टेट मत कराइए। आप हजारों एटम बम रखे हुए हैं, हम तो एटम बम नहीं बनाए, कह दिया। जो इंडिपेंडेंट ने भी, आयरलैंड के इंडिपेंडेंट ने लिखा, उन्होंने कह दिया हम किसी से डरते नहीं है, बनाना चाहे तो ऐसे कितने बना दे, लेकिन हमारा धर्म मना करता है कि एटम बम बनाओ, हमारा धर्म नहीं है, हम नहीं बना सकते। तो जिस तरह से आप मतलब ये चाहते हैं कि परमाणु जो समझौता है ये चलता रहे, या फिर जैसे खत्म हो चुका है वैसे खत्म ही रहे? नहीं चले, अगर कुछ बीच का ऐसा दिखे, फिर भी जनता बहुत ज्यादा परेशान ना हो, अगर बीच का एक रास्ता निकल जाता है कि जिसमें दबाव भी ना हो और इतना रहे कि परमाणु रिएक्टर ऐसा चले जिससे बिजली का काम होगा, और तो एटम बम तो बनेगा नहीं, तो उसे अगर दबाव में ना हो, इज्जत बेच के ना हो। क्योंकि इमाम हुसैन, जिनके लिए हम लोग मुहर्रम में और यहाँ हमारे खुद हिंदू भाई सब कुछ करते हैं, सारी कुर्बानी सारा याद करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, मातम करते हैं, उन्होंने कहा है एक बात, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। अगर जलील कोई करेगा तो हम जान दे देंगे, लेकिन एक बात, वार्ता, एक लॉजिकल चीज जो यूएनओ के कानून में है, चलिए यूएनओ के कानून ही से मान लीजिए, यूएनओ के कानून में है कि मीथेन गैस गलत है, फास्फोरस गैस गलत है, यमन को हथियार बेचना गलत है, उसके बाद भी बेच रहे, ये तो माने कम से कम। चलिए, यहाँ को हथियार बेचना है, यहाँ पे आपने यमन की बात बोली, बहुत सारी बातें। आप जो है सीरिया में समर्थन करते हैं, एक तरफ अमेरिका गुट है, एक तरफ रसिया गुट है। रसिया गुट जो है वो ईरान और रसिया सब एक साथ है सीरिया में, दूसरी तरफ अमेरिका है, सऊदी अरब है, ये सब आपके कट्टर दुश्मन है, ये सब एक है। आप भी तो वहां पर वही कर रहे हैं। और एक सवाल मेरा इसके साथ एक सवाल और है, कासिम सुलेमानी के मौत का बदला आप लेंगे? हत्या का बदला लेंगे? कासिम सुलेमानी की मौत हो या ना हो, वो तो एक बात, लड़ाई में तो इंसान मरेगा, वो मारा जाएगा। हमारे भी हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारे बहुत से जो है वो योद्धा मारे गए, जिनकी वजह से आज हम आराम से बैठे हुए हैं, और ये सब जो है वो उन्हीं के एजेंट सब बेच के हिंदुस्तान को स्विस बैंक में भेज रहे हैं। उससे एक अलग बात वो नहीं करनी है। देखिए, ये शहीद होता है, चाहे हिंदुस्तान की लड़ाई में लड़ाओ चाहे वहां के, क्योंकि सामने अमेरिका इंग्लैंड में फर्क क्या है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अमेरिका के लिए यही कहना काफी है कि जितना इंग्लैंड के काले पानी की सजा जिसको होती थी वो अमेरिका जाता था, ये वो लोग हैं। आपने कनाडा में देखा एक स्कूल में भी कितनी लाश मिली है, देखा 3 दिन पहले, उस जमाने की हड्डी। ये लोग क्या है सबको मालूम है। अच्छा कपड़ा पहन लेने से, प्रेस कर देने से मेरा जुर्म नहीं छुपने वाला है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लेने से। बदला तो कासिम सुलेमानी मरते या शहीद होते नहीं होते वो बात की बात है। अमेरिका को से तो सबको चाहिए कि बदला ले, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से डिक्टेट करा रहा है, बदला का मतलब नहीं कि अमेरिका को मारे,
अमेरिका को पीटा जाएगा। अमेरिका जो डिक्टेट करा रहा है दुनिया को, इसको तो रोकना पड़ेगा। जिस तरह से वो डिक्टेट करता है, आप देखिए हिंदुस्तान के मामले में क्या डिक्टेट किया इन लोगों ने। यहाँ से बात करके गया, पाकिस्तान से सामान बेच दिया। कहीं ऐसे कोई आदमी होता है? यहीं से बात करके गया, पाकिस्तान से डील कर लिया और यहाँ से डील कैंसिल कर दिया। ये कोई अच्छी बात है? हम अपने हिंदुस्तान की इज्जत को भी क्या अमेरिका के लिए बेची? मेरा संविधान खुद बहुत अच्छा है, संविधान के साथ हम इज्जत से आज तक नाम लेके जी रहे थे। आज तक उसी संविधान के नाम पे इज्जत लेके हम से जी रहे थे। आज अमेरिका क्या है? अमेरिका की हालत ही अच्छी। अमेरिका, इजराइल जो भी हो, बहुत से लोग, हम एक की बात नहीं कर रही, तो इसलिए कि ये सबका लीडर बनता है इस सिलसिले में। आप डबल स्टैंडर्ड, आप आज CIA के फैक्ट बुक पे देखिए, CIA के फैक्ट बुक पे खुद अभी आप देख लीजिएगा, जो लोग हमको सुन रहे हैं वो जानते हैं, देख लेंगे। बहरैन, सारी दुनिया की आबादी, पॉपुलेशन CIA के फैक्ट बुक पे है, लेकिन बहरैन की नहीं है। क्यों? एक सवाल पैदा होता है, क्या बहरैन का नक्शा उनको नहीं मिला? बहरैन मंगल ग्रह पे नहीं है, उससे ऊपर कहीं है मंगल ग्रह पे, तो सैटेलाइट रॉकेट जा ही रहा है, सैटेलाइट जा रहा है। क्यों नहीं? इसलिए कि आबादी जहां 90% शिया है, वहां अमेरिका का आदमी बैठा हुआ है। तो ये चीज डबल स्टैंडर्ड सबसे बड़ा धोखा है। चाहे वो मस्जिद का इमाम करे, कि मस्जिद का इमाम एक को कह रहा है मस्जिद से जाओ, और एक बेईमान को आगे बैठा रहा है। हो रहा है, हम लड़ रहे हैं ऐसे लोगों से। इसको हम दरबारी मुल्ला कहते हैं, दरबारी मौलवी, जो दरबार की दरबारी होता है। और जहां तक सीरिया की बात है, देखिए सीरिया में डायरेक्ट कभी भी हमारे आपके नहीं, यानी जो आगा खामनाई के लोग इस तरह इन्वॉल्व नहीं हुए, जो कमजोरों को मारे। सिर्फ और सिर्फ आप देखिएगा, हम लोग भी रीड करेंगे इस पर, हम एक टॉपिक आप रखिए, हम ज़्यादा और अच्छे से इसको अखबारों में पढ़ लें, साइट पे पढ़ लें, क्योंकि किस तरह से फोटोशॉप पे फोटो बनाई गई है आप भी देख रहे हैं। किस तरह से कहाँ की फोटो को सीरिया में लगा रहे हैं। ये सारी फोटोशॉप हम सब रखेंगे सबूत के साथ। हो सकता है एक बम गिरा, लोग मर गए। सीरिया में डायरेक्ट कोई आयतुल्लाह खामेनी तो लड़ नहीं रहे, लेकिन इंस्ट्रक्शन रहता है कभी सिविलियंस को नहीं मारो। बहुत जगह ये हुआ है कि मरा कहीं है, लगा दिया फोटोशॉप से कुछ और। ये भी है, इस पर डिस्कस होगा। और जो कुछ वहां जिन लोगों को मारा है वो सब IS के लोग थे। जिस कासिम सुलेमानी ने सबसे, जिस IS को तनहा एक आदमी है, कासिम सुलेमानी ने मारा है, ठीक है। कासिम सुलेमानी ने इराक से भगाया है। कासिम सुलेमानी ने हमारे हिंदुस्तान की 65 या 19 नर्स को आजाद कराया है। अमेरिका उस IS को, जिसको कासिम सुलेमानी मार रहे थे, उनको क्यों मारा? क्योंकि देखिए, अमेरिका का इजराइल IS बंदर है। मदारी कभी बंदर को नहीं मरने देगा। हमने उसका बंदर ही मार दिया, कंगाल हो रहा है वो। कासिम सुलेमानी ने, ये बताइए सबसे ज्यादा जिसने मारा IS को कौन है? नहीं, इस्लामिक संगठन में। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो IS है ये बंदर है। किसका? अमेरिका का, इजराइल का। अमेरिका का बंदर है, अमेरिका और इजराइल का। तो इसे पैदा तो सऊदी अरब ने किया है, नहीं किया पैदा सऊदी। अब तो फिर वही बात होगी, वो तो वही बात, फिर सऊदी अरब भी तो अमेरिका का बंदर है। इसलिए कि सारी दुनिया में वही कह रहे हैं, ये सब बंदर हैं। ये तो उस दिन आपका जो एक साइट था, उसके ऊपर एक साहब इंटरव्यू दे रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कहा कि किस तरह से सामने किसी को मुखौटा डाल के लाया जाता है जो उन्हीं का आदमी होता है। जब खोला तो मालूम हुआ सब फेक था। जैसे अभी कुंभ के मेले में कितना बड़ा जुर्म हुआ, फेक आदमी से सर्टिफिकेट दिलवा दिया, इतने लोग हमारे मरीज हो गए। ये हमारे यहाँ भी होता है, धर्म के बहुत से मामले में हर जगह हो रहा है। हम लोग पहले उनको पकड़े। फेक चीजें जो बनती हैं, आप जाइएगा, पता उसामा, हमें एक बात नहीं समझ में आती है, आप भी दिल पे हाथ रख के बताइए, जो हमारे हिंदुस्तान का दुश्मन होगा, हिंदुस्तान की जनता को बहुत मारे होगा, उसको फांसी दी जाएगी, पकड़ा गया या मारा जाएगा, उसकी लाश मिलेगी तो दिखाया तो जाएगा ना। हमको आज तक एक बात नहीं समझ में आती है, ओसामा बिन लादेन का कहाँ की लाश कहाँ गई, मुल्ला उमर की लाश कहाँ गई। देखिए सवाल है, क्योंकि जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है, हम उधर से भी आंख नहीं बंद कर सकते हैं। हम दोनों को सुनेंगे। कुरान एक बहुत अहम बात कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है कि नहीं, इस्तमिऊना बिलकौल वत्तबूना अहसनहू। यानी कुरान कहता है, ऐ ईमान वालों, ऐ बिलीवर्स, सबकी बात को गौर से सुनो। जैसे पंखा चल रहा था, एक आवाज आ रही थी, हम गौर से नहीं सुन रहे थे, लेकिन कोई कहेगा तो उसको गौर से सुनेंगे, गौर से सुने, क्योंकि पीछे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, वाकई आप देखिए, पता चलता है इस्लाम का आदमी नहीं है, पता चलता है इस्लाम का शहर नहीं है, पता चलता है इस्लाम का प्लॉट नहीं है। आज हम जिस प्लॉट के लिए लड़ रहे हैं, पूरा अंचल से पूरा प्लॉट गायब हो गया है। और जब निकालने जाते तो भूमाफिया, अभी हमने फिर एक FIR किया है, हम पे भी हुआ, हमने भी किया, कहता है हम फिर 21 जुलाई कराएंगे, यानी फिर घर में घुस के तुमको मारेंगे। हम अड़े हुए हैं, आप लोग अच्छे लोग जो कुछ मीडिया में साथ दे रहे हैं, हर कब के मार के फेंक देता है हमको ये लोग। ये आप अपने मोहल्ले से शुरू कीजिए मोहित जी, स्टेट में आइए, स्टेट से आइए, शहर में से स्टेट, मुल्क से, हर दुनिया में बहुत गौर करके देखने का है। फोटोशॉप है, मुखौटा है, हो सकता है उसी का आदमी आए, सब कुछ जैसे स्टेशन पे होता है,
चोरी करने वाला भी वही, पकड़वाने वाला भी वही, धक्का देने वाला भी वही, आपस में मार करने वाला भी वही। ये एक चीज है जिस पे गौर किया जाए। ठीक है, अब मेरा कुछ और सवाल रह गया है। मेरा एक सवाल ये है, लास्ट के कुछ सवाल में मेरा एक सवाल ये है कि क्या ईरान जो लगभग अभी 9 करोड़ की आबादी लेकर चल रहा है, क्या ईरान आने वाले समय में एक और बहुत बड़ा सुपर पावर बन सकता है इनके कार्यकाल में? देखिए, सुपर पावर का जहां तक ताल्लुक है, तो ये सुपर पावर है, मिडिल ईस्ट का तो है ऑन पेपर, लेकिन दुनिया के लिहाज से अमेरिका को, जैसे इन्होंने इसने कासिम सुलेमानी को मारा अमेरिका ने, इन्होंने उसके बेस को मारा, अमेरिका चुप। सारी दुनिया 70 साल में आज तक अमेरिका के बेस को किसी ने इस तरह नहीं मारा। कहीं ना कहीं अमेरिका तुम्हें डर तो पैदा हो गया है कि भाई अगर भिड़ने का मतलब। और दूसरी बात, अमेरिका के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक उसका आदमी नहीं मरता है ना, वो शेर बना फिरेगा, और 2 आदमी मरेगा भागेगा वो मैदान छोड़ के। ये आप हर जगह देखिएगा, ये इनकी हालत रही है इन लोगों की। ये तो हमने ये दूसरे को लड़ाएंगे। ओसामा बिन लादेन वाले में भी देखा था, उसके बाद इन्हें आतंकवाद पता चला। ट्विन टावर वाली बातें हुई, ट्विन टावर वाली जो बातें हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला, तब इन्हें आतंकवाद उसमें ये लोग भागे हुए। हाँ, लेकिन यही बस समय एक है, ओसामा बिन लादेन। हम फिर वही बात जो पिछले, जो अगर ओसामा बिन लादेन नाम का कोई आदमी है, बन ये तो है, लेकिन सब बनाया हुआ अमेरिका का है, तो हम उसको इस्लाम क्या, वो इंसान नहीं, मुसलमान क्या। लेकिन ये भी सोचे कि ऐसे बहुत से वाक़यात है जिसमें कोई होता नहीं है, मुखौटा सामने आता है, वो चला जाता है, पीछे से उसके काम होता है। ये भी हम लोग गौर करें। और धर्म को देखिए, हमने पिछली बार भी एक बात कही थी, आपके अंदर ये बात देख रहे हैं कि आप बहुत लिबरल हो के बात। देखिए, धर्म को जैसे हम मुजफ्फरपुर शहर में गीता के अंदर जो एक हिंदू धर्म का कॉन्सेप्ट है, कितने लोग उस पर अमल कर रहे हैं, उसी तरह से नहीं करते। आज नहीं करते। आज कुरान में जितना मेरा यहाँ सही कर रहे, यही तो अच्छी बात। मेरा यहाँ पे एक बात कहना है कि अगर मोहम्मद साद ने कोरोना जिहाद कराया, तो इस वर्ष हमने कोरोना कुंभ देखा है। अब कोरोना कुंभ को लोग नहीं मानेंगे तो इसका मतलब तो नहीं है कि कुंभ से कोरोना स्प्रेड नहीं हुआ है। कोरोना कुंभ हुआ है इस बार, तो ये चीज हमें मानना होगा, इससे हमारा धर्म खराब नहीं हो जाता, अच्छा हो। नहीं, कुरान जैसे क्या कोई अमल करता है कुरान पे? कुरान पे क्या मुसलमान है? उसी तरह। अब बताइए कि आज सुबह की खबर है, फला के कहने पे, दिनेश सिंह के कहने के ऊपर जो है कि जो 21 जुलाई में हमारे घर के मामले में भी था, उसके कहने के ऊपर आप जो है वो 10 लोगों को बहाल कर लिया। उनके चक्कर में कल इतनी लाठी चली, यहाँ पे 3 लोग मारे गए। जो मेन आदमी को क्यों नहीं पकड़ते? हमारे यहाँ जब MIT कमीशन आया, कहा कि आप सबका कॉल लॉग चेक कीजिए, कितने लोगों ने कॉल लॉग में कितने बदमाशों से बात की है। नामचीन लोगों को नहीं पकड़ा जा रहा है, यही मामला जो गड़बड़ है। चलिए, ईश्वर आपको नामचीन बनाए। धन्यवाद। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या रईसी साहब भविष्य में खamenei बन सकते हैं? हाँ, चांसेस काफी, चांसेस इसके इसलिए हैं कि ये जो है वो जो इल्मी, जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, उस तक वो पहुंच गए हैं। ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि उस क्वालिफिकेशन एक आपको समाज की सूझबूझ होनी चाहिए। जैसे बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं आपके समाज में, प्रोफेसर बड़े, लेकिन डीएम हर आदमी नहीं बनता है ना। डीएम जो समाज को भी देख रहा हो, किताब को भी देख रहा हो। किताबी लोग बहुत हैं, लेकिन जो समाजी आदमी हो, कि समाज के ग्लोबल इश्यूज को, सोशल इश्यूज को, इनके अंदर दोनों बात है। ये 1980s से रिवॉल्यूशन के मामलात में है, उसके पहले से हैं, समाज के हालात को देख रहे हैं, पढ़े लिखे, क्वालिफिकेशन भी है, तो इनके अंदर ये उम्मीद है। जैसे वही मिसाल जो डीएम वाली होती है। तो अभी तक हमने 2 वहां के सुप्रीम लीडर को देखा है। जब से ईरान बना है, इस्लामिक रिपब्लिक बना है, तब से 2 हो गए, एक इससे पहले थे और एक अभी हैं। तो तीसरे ये हो सकते हैं, जैसा आपको लगता है इनमें क्वालिफिकेशन, एबिलिटी, कैपेबिलिटी सारा कुछ है। ठीक है। ये मेरा प्रेसिडेंट बनने के पहले से ये बात आ रही थी। अब मेरा आखिरी सवाल है अमेरिका और ईरान से जुड़ा हुआ। ईरान में आज से कुछ वर्ष पहले, अर्थात 1988 में बहुत सारे राजनयिक कैदियों की हत्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, जिसमें इसी इब्राहिम रईसी का नाम आता है। इन्हीं इब्राहिम रईसी का नाम आता है। इस पर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है इसमें 2 बातें। एक तो अल जजीरा ने इस सिलसिले में जो कल लिखा है, वो यही लिखा है जो हमने पढ़ा, कि अभी तक अमेरिका ये बोलता रहा है और इसके ऊपर इस वजह से इनके ऊपर ह्यूमन राइट्स के कुछ ब्लेम्स हैं और सैंक्शंस हैं, जो इनकी वजह से कि अमेरिका और वीज़ा और फला वो। लेकिन आज तक ये सही तौर पे उनका कोई डाटा ये अमेरिका ही उछाला है। और अल जजीरा में जो कल हमने पढ़ा है फिर से,
लेकिन अमेरिका ने अभी तक कोई डाटा इसका नहीं दिया है। एक बात कह रखी है उसने, यकीनन फांसियां पड़ी हैं। जो लोग एजेंट के वार के जमाने में आपने देखा होगा बहुत सा हक मेरा भी छीन लिया जाता है। अगर मान लिया ईश्वर ना करे अचानक कोई इंडिया से किसी की वार हो जाती है तो हमारा भी बहुत सा हक छीन लिया जाएगा। मौलवी साहब अभी आप इसमें मत बोलिएगा, आपकी सारी बातें हम सुनते हैं। अभी आप लड़ाई हो रही है, जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई थी, मुरारजी देसाई, कर्पूरी ठाकुर, इंदिरा गांधी, ये सब एक साथ टेबल को थपथपाते थे, सब एक हो गए थे, इसलिए कि पाकिस्तान से वार हो रही है। वार के वक्त जब एक तरफ सद्दाम हुसैन ऐसा क्रिमिनल आदमी जिसने कुर्द को, जिसने ईरानी को केमिकल वेपन से, जो गैर इंसानी गैर इस्लामी चीजों से लाखों लाख हजारों हजार 60,000 लोगों को मार दिया हो, वहां पे कुछ लोग खड़े होके उनके इशारे पे डिस्टर्ब कर रहे थे या उनके पास डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए, जो डॉक्यूमेंट्स एंटी रिजीम थे, ईरान के रिजीम के खिलाफ थे, अमेरिका के, तो उसने कोर्ट में पेश किया। अभी और करेगा, ने किया था खुद। जो खुमैनी साहब के नेक्स्ट आदमी वहां माने जाते थे मुंतजरी साहब, जो पहले उनके नेक्स्ट वही होते, जो वो हट गए तो खामनाई हुए, है कि नहीं। उनका दामाद अब घर में बहुत सा सामान अमेरिका का मंगा के बगावत में रखे हो। ऐसे लोग तो कहीं भी फांसी पे चढ़ते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है भाई। यहाँ जैसे हमारे हिंदुस्तान में ये मालूम हुआ है कि ये देश के मफाद के खिलाफ है, ठीक है, बहस होगी कि था ये पार्टी के मफाद के खिलाफ था या देश के खिलाफ है। देश के खिलाफ है, बिल्कुल फांसी दीजिए। पार्टी के खिलाफ है, सुनिए, पार्टी के खिलाफ है, पार्टी मुल्क चलाने के लिए पार्टी तो पार्टी ये गलत हो रहा है। लेकिन फिर बहुत जगह, लेकिन क्या अगर देश के मफाद के खिलाफ हो, कोई हमारे देश की अखंडता, देश की जो है वो पीस के खिलाफ, ऐसे तो हर जगह हो रहा है। वहां बहुत जगह लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते, उसकी वजह क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। फौरन देखिए, हल्ला कीजिएगा तो आपकी फोटो है मेरे पास, हाँ, आपके दोनों चुप हो जाते हैं। वहां ये नहीं हुआ, पकड़ा, फांसी दिया। आज नहीं मालूम है कि किसका किसका पैसा स्विस बैंक में है, जो हमारे इतने लोग मर रहे हैं आज भी। कोरोना, ईश्वर ना करे, आईडीएम के डॉक्टर ने कहा थर्ड वेव आएगा अगस्त के मिड में, ईश्वर ना करे है। ये पैसा जो हमारे पास वक्फ बोर्ड के साहब आए, कहा कि 3 सिलेंडर आप ले लीजिए। हम कहा सुनिए, ऐसा सिलेंडर तो 50 हम लोग खरीद कर रख देंगे अभी, ठीक है, लेकिन एक बात बताइए हमको आप, कि जैसे इरशाद और आरिफ और सलमान जो लोग वक्फ बोर्ड को लूटा, अरबों रुपया इनके पास आज वक्फ बोर्ड, इनकी प्रॉपर्टी सीज क्यों नहीं करते आप नीतीश से कहलवा के। ऐसा कितना सिलेंडर मुजफ्फरपुर, पटना, छपरा, सारण, चंपारण, भागलपुर, पूर्णिया में हम लोग प्लांट लगा देंगे, इनकी प्रॉपर्टी जो सीज नहीं होती है। अब 3 सिलेंडर ले आ गए, 3 सिलेंडर तो 10 मिनट में इंसान खरीद देगा, यहाँ पे 50 खरीद के रख देगा, इतनी जनता बेचारी तैयार है। तो हमारा ये कहना है मोहित जी, वो सिर्फ एक चीज है, वो ये है कि जो है वो मेन मुद्दा, मेन इश्यूज वो सामने आए, जालिमों के खिलाफ हम खड़े हों। और जहां तक आपने सुपर पावर की बात की है, तो अमेरिका ने आज तक जो है इनके ऊपर सबके बात की जानता है कि एंड क्या होगा इनका, और वहां फांसी इसलिए दी गई सिर्फ एक, हम जानते अगर हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं हम आपके मुंह से क्या बोले बात। आपको, हमको हमारी कमजोरी पकड़ने की, जहां हम अरबों रुपए आज भी रोके हुए हैं लोगों का, बिक नहीं पा रहे, मेरी कमजोरी पकड़ने की कितनी कोशिश होगी कि कोई एक कमजोरी दिखा दे कि ये चुप हो जाए। लेकिन ईश्वर की दुआ है, कृपा आप लोग की दुआ है, अभी तक ईश्वर के इससे नहीं हो पाया है। बस अगर जिस दिन दिखा देगा हमको भी चुप हो जाना पड़ेगा। अरे बाप भाई, वही मामला हर जगह है, नहीं तो फांसी 5,000 वहां पड़ी, 25,000 यहाँ पड़ जाएगी। जिन लोगों ने रोड बनवाया, कल भी देखा कोई रोड का नाले में गिर गया, मर गया। निग्लिजेंस की सजा क्या है? आधा पैसा हमारे सामने रोड बनी है, उस दिन मशरू गुंडा लेके आया था शाह आलम शब्बू के साथ हमारे घर पे हमला करने के लिए, वो रोड बनाया है, 4 दिन में रोड टूट के बराबर हो जाएगा। नाला बनाया है, पूरा नाला जो बह रहा है, बच्चे गिर रहे हैं, गरीब आदमी को बीमारी फैल रही है, कौन है जिम्मेदार इसका? क्या फांसी सजा नहीं है इसकी, जो बीमारी से मर रहे हैं ऐसे निग्लिजेंस की वजह से? कानून को हाथ में लेने की सजा है अगर भी तो बहुत कम है, निग्लिजेंस की सजा ज्यादा है। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम पे अगर कोई हमला करे तो राइट टू डिफेंस, तो तुम उसको मार सकते, कानून को हाथ में लेना नहीं कहा जाएगा। ये है यार। ठीक है, अब हम अपने इस साक्षात्कार को खत्म करना चाहते हैं और आपसे जाते जाते एक सवाल पूछना चाहते हैं। अब ईरान और भारत के रिश्ते भविष्य में कैसे होंगे? चाबहार को लेकर आपका क्या राय है? और भविष्य में ईरान और भारत के बीच में जो राजनयिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, उस पर वो तो हम इतनी दुआ करते हैं हमेशा कि दोनों के संबंध बिल्कुल जिसे कहते हैं कि और मजबूत हो रहेंगे। सिर्फ बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना ना हो, ये जो अमेरिका अब्दुल्ला दीवाना है ये नहीं आए बीच में, जिसको बेगाने की शादी में, ये हम लोग का मामला है। हिंदुस्तान ईरान का बड़े अच्छे संबंध रहे हैं पुराने, इनको पढ़ते हैं लोग, आज डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं,
लेकिन इसमें जो ये अब्दुल्ला दीवाना आ जाता है बेगाने की शादी में, ये गड़बड़, इसको किनारे रख देना, इसको किनारे कर लीजिएगा। हिंदुस्तान और ईरान आज भी दुनिया के बड़े बड़े जालिमों से लड़ने के लिए, और आप ऐसे लोग इस इश्यूज को अच्छे तौर पे लिबरल, ईश्वर इसकी जजा और यकीनन इसका रिवार्ड देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आतंक समाचार के लिए इतना आपको समय बहुत बहुत निकाला। शुक्रिया, आदाब। नमस्कार।